अब डिविडेंड पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होता है, टैक्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी डोमेस्टिक कंपनी कि हमारा जो बाय बैक करने वाले हैं शेयर्स, इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, पर इन डेप्थ में करेंगे हम इस चीजों को। देखो, सबसे पहले आपको डिविडेंड का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप पॉलिसीज को समझेंगे, क्योंकि पॉलिसीज तो हमें पता है कि हमें वो पॉलिसीज अप्लाई करनी है जिससे ना तो कंपनी का फायदा हो, सॉरी ना तो कंपनी का नुकसान हो और ना ही शेयर होल्डर का नुकसान हो, है ना। क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, देखो हमने जो कमाया, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कंपनी ने जो कमाया पैसा, कंपनी जो पैसा कमाएगी, ठीक है, आफ्टर द अपनी ऑपरेशंस को करने में सेल्स करेगी, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज को करनी है उसकी इनकम जनरेट होगी, कहते हैं हाँ जी। अब जो इनकम में से जो माइनस करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे के सारे एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए, देन उसके बाद मेरे पास सारा का सारा प्रॉफिट बचेगा, कहते हैं हाँ जी प्रॉफिट बच गया। अब कंपनी क्या करने वाली, इस प्रॉफिट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए बची है, मैंने इस 100 रुपए को, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको डिविडेंड में भी बांटूं और कुछ हिस्सा मैं बचा कर भी रखूं। मैम बचा के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि फ्यूचर के अंदर मेरी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो बार बार ये जो प्रोसेस हमने की थी ना कि मुझे फंड की जरूरत है, तो मैं लोन से, मैं रिटेन अर्निंग में, शेयर से, मैं डिबेंचर से यहाँ से अरेंज करूंगी। भाई इतनी लंबी लंबी प्रोसेस कौन करे बार बार, तो कहते हैं भाई अपना पहले ही बचा के रख ले, तुझे पता है तो अपनी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी, कहते ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने जो प्रॉफिट है ना उसमें से कुछ हिस्सा मैंने डिविडेंड का बचा के रखा और कुछ हिस्सा मैंने क्या रखा, रिटेन करके रखा, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में मुझे यूज होगा। डिविडेंड किसको मिलेगा बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी फिक्स ही होता है, बट इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता है, उनको तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो मिलता है। कहते ठीक है जी, जितना मैं डिविडेंड दूंगी, जिसकी जितना मेरे पास ये बैलेंस बचेगा, उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दूं तो मेरा ईपीएस आ जाएगा। और देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कंपनी का अब की बार 20,000 शेयर का प्रॉफिट हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं मेरे पास, 20,000 ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ईपीएस मेरे पास कितना आया, 1 आया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा तो जो अब की बार ना प्रॉफिट बढ़ गया है, भाई इक्विटी शेयर होल्डर तो अब की बार इतने ही है, तो मेरा ईपीएस कितना हो गया, कहते 2 हो गया। फिर इसने कहा कि मेरा तो भाई प्रॉफिट 1,20,000 होने, बैलेंस बच गया 1,20,000 सारे खर्चे माइनस करने के बाद, कहते 20,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, ये हो गया 6 रुपए ईपीएस। तो जैसे जैसे मेरा बैलेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ईपीएस भी बढ़ेगा, अगर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के नंबर क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो कि भाई मैं तो 2 लाख रुपए में से कुछ पैसा डिविडेंड को दूंगी, कुछ पैसा मैं बचा के रखूंगी, तो अगर मैंने कहा कि मेरा पैसा 40,000 से 20,000 हो गया, 20,000 मान लीजिए कि मैं 1,20,000 में से, ठीक है, मैं 1,00,000, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए, 1,20,000 में से मैं केवल 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो बाकी के बचे जो 80,000 है मैं उसको रिटेन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी ईपीएस देखो कितने से कितने गिर गई है, 2 गिर गई है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई कंपनी क्या पॉलिसी अप्लाई करेगी, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, आपकी कंपनी के प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई, ये जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, ये कंपनी को पैसा देते हैं कि लो भाई, हमने आपकी रेपुटेशन, आपकी पिछले प्रीवियस ईयर चीजों को देखकर हमने अपना जो पैसा है वो क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, और उसके बदले में जैसे बैंक आपसे चार्ज करता है ना, बैंक से अगर आप लोन लेते हो, बैंक ने आपको लोन दे दिया, कहते बिल्कुल खुश हुए, कहते रुको तुम्हें इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कहते ठीक, इस टाइम बैंक की इनकम हो रही है, हमारे लिए खर्चा है। और सेम इस तरीके से अगर आप अपना पैसा किसी को देते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर में करते तो आपको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के हिसाब से कि डिविडेंड के अंदर क्या क्या डेफिनेशन आती है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब पता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है,
आई थिंक पता होगा। एक्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जब हम पिछले काफी सालों से ऐसे पैसे बचाते 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 80,000 अब की बार बचाए, नेक्स्ट टाइम मैंने 70,000 रुपये बचा लिए, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने 50,000 रुपये बचा लिए, फिर मैंने देखा कि चलो अब की बार 2025 में तो मेरा लॉकर ओपन करके देख लो मैंने कितने बचाए। कहते ओ 2 लाख रुपए बच गए हैं, तो ये बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जैसे जैसे मैं मेरा प्रॉफिट आगे बढ़ता जा रहा है, मैं बचाती जा रही हूँ, फिर एट द एंड में मैं देख रही हूँ कि हाँ जी कितना मेरी लॉकर में पड़ा है, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी दैट हैव बीन बी रिटेन ओवर द टाइम इंस्टेड ऑफ द बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, कि डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय आपने जो पैसा बचा कर रखा है उस पैसे को हम लगातार, एक तो रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल अमाउंट को, जैसे मैंने 80,000 को क्या बोला, रिटेन अर्निंग। अगर मैं ऐसे करते करते काफी सारे बैलेंस को मैं इकट्ठा करके बोलूंगी तो उसे क्या बोलूंगी, मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलूंगी। क्लियर है? अच्छा, एक सोर्स क्या होंगे, सिंपल सी बात है, मेरा नेट प्रॉफिट में से मैं बचाऊंगी, मेरे जितने भी रिजर्व्स हैं उनमें से क्रिएट किए गए हैं, जो ये वैसे बहुत कम होता है बट कहीं कहीं आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जो कैपिटल गेन होता है ना, मैं जब मेरी फिक्स एसेट्स को सेल करती हूँ तो उससे मेरे को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब ये जो पैसा बचा के मैंने रखा है इसको क्यों रखा है, अरे इतनी देर से मैं कहानी सुना रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए रखा है, कि मुझे बार बार इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं अप्लाई करनी पड़े कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, मुझे मेरा मोटिव बताना पड़ेगा, फिर मुझे मेरा एक शेड्यूल बैंक बीच में भी अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो इन लोगों का पैसा इकट्ठा करेगा, फिर उसको शेयर इशू करेगा। अरे इतनी लंबी प्रोसेस करेगा कौन, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, मैनेजमेंट के पूरे वर्क जो आपको इवन एम्प्लॉयज भी बढ़ाने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा, इतना काम नहीं करना आपको। तो ये कहते हैं कि ये हम अपना पैसा पहले से इकट्ठा करके रखेंगे, जिससे कि मैं अगर मेरे को बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मैं इजीली कर सकूं, मेरे को फंड प्रोवाइड करना है, मतलब जो मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है तो मैं इजीली कर सकूं, या फिर मेरी जो स्टेबिलिटी इनस्टेबल है तो मैं उसको स्टेबल कर सकूं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जाता है, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन होता है? सम एक्यूमुलेट, कुछ कुछ के ऊपर लगता है, ध्यान रखना, कुछ के ऊपर, मे और मे नोट वाली सिचुएशन है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर कैसा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके जी, यहाँ पे मैंने वैसे समझा दिया, 10 लाख में से 4 लाख रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और 6 लाख रुपए बचा रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे, लगातार काफी सालों तक। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड के भी तरीके होते हैं, कंपनी जरूरी नहीं है कि आपको कैश में डिविडेंड दे, इसकी बैलेंस बच के कर दिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, है यही एक तरीका नहीं है। क्या पता भाई कंपनी चाह रही है कि हमारा कैश का बैलेंस हिले ना, वो चाह ही नहीं रही है कि हमारा कैश का बैलेंस आउटफ्लो हो, फिर अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी ने सोचा कि इससे बढ़िया हम अपनी कंपनी का स्टॉक दे दे, स्टॉक इन द सेंस दैट मींस आपको अपने शेयर भी दे सकते हैं, बोनस शेयर जिसे हम कहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ना देखो, डिविडेंड देने के तरीके होते हैं। डिविडेंड क्या है कि आपने जो पैसा कंपनी में लगाया है, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट आपको रिटर्न मिल रहे हैं, उसे बोला जाता है डिविडेंड, है ना, प्रॉफिट का हिस्सा, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको देने के ना काफी सारे तरीके हैं, हम उसको वन बाय वन करते हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब इवन मैं ये कह सकती हूँ कि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी डिविडेंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसमें एट द एंड में आपको जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग बन जाती है, जैसे 31/3 अब 2025 आने वाला है, उसमें उस तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिविडेंड को पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ये फाइनल जो डिविडेंड है, ये आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर कर दिया एनुअल जनरल मीटिंग में कि हाँ जी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनलाइज बनने के बाद, पेड आफ्टर द कंपनी, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद मैं आपको पे करूंगी, ठीक है। इंटर्म डिविडेंड होता है, देखो इंटर्म का मतलब क्या होता है, डिविडेंड तो फिर समझ में आ जाएगा। इंटर्म का मतलब होता है कि जब आप अपने, ये फाइनेंशियल ईयर है, मैंने बोला 31/3/2025 को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, कहते हैं हाँ जी। अब इसके बीच में ही भाई मेरे को इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, मैं अपने शेयर होल्डर को बढ़िया खुश करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा कि एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, उसमें मैंने अनाउंस किया और मैंने कहा कि कम फाइनेंशियल ईयर के मिड में ही कहीं पर भी, ठीक है, मैं इस डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती हूँ। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या कि इस डिविडेंड को फाइनेंशियल ईयर से पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, कम ज्यादा बड़ा कम या फिर बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्या पता भाई लगातार 6-7 महीने से बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, एकदम से डाउन मार जाए भाई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यस। नेक्स्ट जाएगा कि स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब क्या है, जब कंपनी कमा तो रही है, अच्छी बात है,
बट कमा नहीं, वो ज्यादा ही कुछ कमा रही है। होता है कई बार कि दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है उसके पास, नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस प्रॉफिट को करेगी क्या भाई, वो बांटेगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी उतना ज्यादा ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस क्या है, कंपनी की मार्केट एक फेम को रिप्रेजेंट करता है, कि जितना किसी कंपनी का शेयर ज्यादा होगा ना, शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर मैं कहूँ कि उस कंपनी का रिटर्न ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड हो रहा है, वो बेटर माना जाता है। ठीक है, वन टाइम यहाँ पर पेमेंट होती है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है कि आप कैश, अभी तो देखो हम कैश में बात कर रहे थे, फाइनल हो गया, इंटर्म हो गया, स्पेशल डिविडेंड हो गया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाह रही, मीन्स कि मैं कंपनी की ओनर हूँ, मैं नहीं चाह रही कि मेरी कंपनी से कैश जाए बाहर, क्योंकि कैश को वापस फिर अरेंज करना दिक्कत है ना। तो हमने क्या कहा कि इनको हम क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। क्या मैम शेयर इशू करने के बदले में क्या उनको पैसे देने पड़ेंगे, कहते नहीं, ये वो शेयर है जो कि आप कंपनी को देना था डिविडेंड, कंपनी कह रही भाई हम कैश नहीं देंगे, ठीक है, कंपनी कह रही कि इसके बदले में हम शेयर दे देंगे, और इस शेयर को बोला जाता है बोनस शेयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। समझ में आया कि यहाँ पर ना तो शेयर होल्डर के बैंक का बैलेंस हिला, ना ही कंपनी का बैलेंस हिला। दूसरा इसका बेनिफिट ये हुआ कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो नंबरिंग है, कि पहले फॉर एग्जांपल पहले 20,000 शेयर थे, उन्होंने क्या किया 1,000 शेयर और इशू कर दिए बोनस शेयर के तौर पे, 21,000 शेयर हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर इनके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द शेयर। ठीक है, उनका कैश सेव हो गया, कंपनी का भी हो गया, और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी मिल गया, दोनों काम हो गए। हाँ जी, कैश डिविडेंड तो आपको पता ही है। ठीक है, स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट होती है, वैसे हमारे इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करना होगा कि एक ऐसा प्रोमिसरी नोट है जिसके टाइम ये कहते हैं कि कंपनी के कहती है कि भाई हमारे पास ना प्रॉफिट नहीं है, तो फिर हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इक्विटी वाले कहेंगे भाई हम क्या करें, क्या कहेंगे, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या इक्विटी वाले कभी कहेंगे कि हम क्या करें, हमें तो पैसा चाहिए, नहीं कहेंगे, क्योंकि तभी तो उनको वोटिंग राइट, तभी तो उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन, मीटिंग में आप अटेंड कर सकते हो, इक्विटी वाले नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोमिसरी नोट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि कंपनी ये प्रॉमिस करती है हाँ जी हम आपको पे करेंगे बट बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे तो हैं, बट क्या पता फ्यूचर में अभी 1 महीने के बाद एक नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है उसमें चाहिए, या फिर वो ऐसे कह सकती है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट जाता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आप जब कंपनी क्लोज डाउन होती है, मीन्स की बिल्कुल खत्म होती है, बंद होती है, कि आगे इसके बाद कंपनी अपने काम को नहीं करेगी, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या किया जाता है, ये डिविडेंड दिया जाता है, पेड फ्रॉम द कैपिटल इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट। ओनली एंड ओनली ये बात ध्यान रखने की है कि लिक्विडेशन के टाइम जब कंपनी डिविडेंड देती है उस टाइम केवल अपने कैपिटल का यूज करेगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम इसकी लिक्विडेशन से पहले जितनी बार भी डिविडेंड देगी वो हमेशा प्रॉफिट में से होगा, ना कि आपकी कैपिटल में से। डिविडेंड मस्ट नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल, इट ऑलवेज पे आउट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड नॉट बी पेड, यस राइट, समझ में आया, ओके जी। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हमारे पास कि जो मेरे पास टैक्स है उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर, सॉरी, टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर। पहले हम बायबैक का मतलब समझते हैं, क्योंकि इस प्रोविजन के अंदर ना अभी चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस कैसे आए हैं, चेंजेस आए हैं आपकी कि पहले ना डिविडेंड के ऊपर ना जैसे डिविडेंड के ऊपर पहले कौन टैक्स पे करता था, 2020 से पहले, जैसे कंपनी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और डिविडेंड देना किसकी इनकम हुई, शेयर होल्डर की इनकम हुई, बट कंपनी क्या करती थी, पे करती थी पहले टैक्स डिविडेंड के ऊपर जो भी पे कर रही है। बट 2020 के अमेंडमेंट के बाद ये क्या किया गया है कि शेयर होल्डर ही पे करेगा अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स। ठीक है, ये चेंजेस आया था 2020 के अंदर। इसी तरीके से बायबैक में अंदर भी चेंजेस आए हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को दोबारा से बाय बैक करती है। बायबैक का मतलब क्या है कि कंपनी ने शेयर इशू किए थे और कंपनी जाती है कि नहीं नहीं हम इतने और ज्यादा शेयर नहीं रखना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे कंपनी के अंदर 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, मैं इस शेयर की जो नंबरिंग को मैं 15,000 करना चाहती हूँ। कहते हैं अच्छा, तो हम इसकी 5,000 शेयर को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, किससे, अपने ही शेयर होल्डर से बैक। तो यहाँ पर क्या आने वाले, जिससे कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे उसी से वो शेयर वापस खरीदेगी।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज अ व्हेन सॉरी ए बायबैक इज व्हेन अ कंपनी रीपरचेज ऑफ इट्स ओवन शेयर, वो खुद के ही शेयर अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदेगी। इट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट, की मार्केट के अंदर जितने शेयर थे ना उनको की नंबरिंग घटा रही है। ठीक है, बोनस शेयर इशू करने से नंबरिंग बढ़ती है, बायबैक करने से नंबरिंग घटती है। ठीक है, टैक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की जाए कि जैसे मैं अभी फिलहाल जो आपकी मैं बता रही हूँ कि जो प्रोविजन जुलाई 2024 में जो बजट आया था ना इलेक्शंस के बाद, ध्यान से सुनना इस बात को, इलेक्शन के बाद जो बजट आया था 2024 के अंदर, इससे पहले जो प्रोविजन थे आपके एग्जाम में वही अप्लाई होने वाले। समझ में आ रहा है? अच्छा मैम क्या चेंज हुआ है? हाँ जी, इसके अंदर चेंज आया है कि जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट हुआ है। वो चेंज पहले मैं आपको आपकी बुक वाला समझाती हूँ, फिर मैं ये चेंज बताती हूँ। इसमें फायदा है, कंपनी का फायदा है। यहाँ पे किसका फायदा था? शेयर होल्डर का फायदा था, यहाँ पे इस कंपनी का फायदा है। ठीक है, जैसे डिविडेंड का एग्जांपल बताया ना कि पहले डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन पे करता था? कंपनी पे करती थी, पर 2020 के अमेंडमेंट के बाद अब शेयर होल्डर पे करते हैं। देखो कि सेक्शन 115 क्यू ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द बायबैक। मैम एक बात बताइए मुझे, एक तो देखो कंपनी शेयर क्या कर रही है? वापस ले रही है। अब जब कंपनी शेयर वापस लेती है तो इसको तो पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो आप ये क्यों लिखा हुआ है कि इनकम हो रही है इसकी? सुनो सुनो, ये यही तो बात समझानी है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो आपको चैप्टर का मेन मैं कह सकती हूँ क्रक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे ये क्या हुआ है? जस्ट अ वेट। अब देखो मैंने कहा ये मेरे पास कंपनी है, कंपनी ने क्या किया था 2020 के अंदर, क्या किए थे? इशू किए थे शेयर्स। और यहां पर मान लीजिए मिस्टर टिंकू जी है, मिस्टर चिंकू जी है, बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने शेयर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन किया। ठीक है, और उस टाइम ये था कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 30 रुपीज है। कहते ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है? मान लीजिए इसमें से इसको ले लेते हैं, मिस्टर टिंकू जी को या मिस्टर एक्स को ले लीजिए। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर थे। ठीक है, कंपनी कह रही है कि भाई मैंने जो तुम्हें शेयर दिए थे वो अब तुम मुझे वापस दे दो। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन। तो ये कहते हैं कि हाँ जी, और उस टाइम एक शेयर की जो वैल्यू होने वाली है, मैं तुमसे एक शेयर जो लूंगा ना तुम्हें, उसके बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, जब हम खरीदते हैं कोई चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैलकुलेटर जब मैंने खरीदा, ठीक है, ये 550 रुपए का था। अब कोई मुझसे ये लेगा, ये ठीक है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर कोई मुझे इससे लेगा तो क्या मैं 550 से कम में बेचूंगी? थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचे, प्रैक्टिकली आप क्या कहेंगे कि भाई 550 का तो मुझे लगा है, तो कम से कम मैं ऊपर बेचूंगा, या कम से कम 550 रुपए तो बेचूंगा बेचूंगा। कहते हैं हाँ जी बेचेंगे। देन ये कहते हैं कि अगर ये जो शेयर कंपनी कह रही है कि ये जो शेयर है ना इसको मैं लूंगा और इसकी वैल्यू में 30 की बजाय ना तुम्हें 50 रुपए दूंगा, मींस कि तुम्हारी पॉकेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। कहते ओ, तो यहाँ पर इस टाइम इनकम एक्चुअल में वैसे किसकी हो रही है? शेयर होल्डर की हो रही है, 20 रुपए फालतू हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कहा कि मेरे तो केवल 70 शेयर ही ले लो, तो 70 शेयर इंटू में 50, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3500। 3500 इनकम हुई, किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? मिस्टर एक्स की हुई। बट पहले क्या होता था, अब 115 क्यू ए के अकॉर्डिंग इस इनकम के ऊपर जो क्या है, कंपनी इसके ऊपर क्या करती थी? टैक्स पे करती थी, क्योंकि इनके ऊपर तो सेक्शन आई थिंक सेक्शन 2 सेक्शन 1034, यस सेक्शन 1034 ए के तहत शेयर होल्डर को तो ये बोला जाता कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कहते हो बढ़िया खुश न मिजाज में, कहते कि देखो एक तो 20 रुपए फालतू मिले और मुझे टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा। बट ये है अभी फिलहाल आपका रिसेंट पॉइंट। और जो टैक्स लगेगा ना बच्चों, कितना लगेगा? फ्लैट रेट है, कंपनी को देना पड़ता था यहाँ पर 20%। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 20% कैलकुलेट करने लग जाऊं, देखो पहले मैं बता दूं तो 20% जो आपका नॉर्मल टैक्स है, देन इसके ऊपर सरचार्ज देना पड़ता था कितना? आई थिंक 12%, राइट? आई थिंक जितना मुझे रिकॉल हो रहा है 12% है। जस्ट वेट, हाँ जी 12% है और सेस आपका 4% है। 12% है
और सेस जो है आपका 4% है। अब देखो मैं यहाँ पे ना 3500 के ऊपर मैं 20% टैक्स लगाऊं तो एक सेकेंड 3500 इंटू 20% अगर मैं लगाऊं, वैसे 700 हो गया था बट फिर भी करना जरूरी है। सरचार्ज इसके ऊपर लगेगा इंटू में 12%, तो ये कितना हो गया 84 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 784 हो गया। ठीक है, और मैं अब इसके ऊपर 4% और सेस लगा दूं, मीन्स कि 31.36, मैं इसमें प्लस कर दूं 784, मतलब कि मुझे 815.36 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ता था। कौन? कंपनी। बट अब रिसेंट क्या है कि एक अमेंडमेंट आई है, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F जो है हमारा नया रूल अप्लाई हुआ है कि जब ये कहते हैं ना कि जब भी कंपनी बायबैक करेगी उस बायबैक किए हुए शेयर अमाउंट के ऊपर कौन पे करेगा टैक्स? अब शेयर होल्डर पे करेंगे टैक्स। कहते हैं हाँ जी। कैसे करेंगे वो अभी मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर इतना समझ में आया कि ये जो सरचार्ज बोला है टैक्स की रेट 20%, सरचार्ज 12% और ये सेस 5% 4% लगेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या है, कैसे निकाली मैंने कि जैसे मेरा जो बायबैक प्राइस कितना था मेरा एग्जांपल के अंदर 50 रुपीज और इशू प्राइस कितना था 30 रुपीज, जो बीच का डिफरेंस बच गया वो कितना है 20 रुपीज। इस 20 रुपीज के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर में लूंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल मिला के मेरा टैक्स इतना बनेगा। क्योंकि 20% के ऊपर मैं क्या लगवाऊं 12% लगा दूं, फिर जो आएगा फिर उसके ऊपर मैं फिर 4% लगाऊं, तो टोटल मिला के 23.296% मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी क्या है भाई, ना के बराबर है, तुम्हें तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया हुआ है। जुलाई 2024 तक पहले की बारे में बात की जा रही है। या मैं कहूँ कि 30 सितंबर तक ये रूल अप्लाई होता था, अब जो है 1 अक्टूबर के बाद ये रूल कैंसिल हो गया है कि जो एग्जाम्पशन मिलती थी ना 1034A की, वो शेयर होल्डर को नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा तो मैम अब आपके एग्जाम्पल के हिसाब से क्या अब शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? अब देखो इनकम कितनी हुई है 3500 हुई है। ठीक है, इनकम कितनी हुई है 3500 हुई है। अब क्या मैम इसके ऊपर सारे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? कहते हाँ जी। तो मैम जब हमने खरीदा था तो हमारी लागत भी तो आई थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो हुआ था कि खरीदने में मेरी लागत आई, वो नहीं माइनस होगी? कहते होगी, पेशेंस रखो, बट इसी अमाउंट में से नहीं होगी। ये पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F के अकॉर्डिंग। कहते अच्छा मैम फिर ये जो हमने जब खरीदा था, हमने जब खरीदे थे 200 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 6000 की हमारी लागत आई थी। और आपका ये जो निकला है ना, जिसमें हमने क्या किया 70 शेयर और 50 रुपए का एक है, तो मतलब कि 70 शेयर की जो उस टाइम के हिसाब से कॉस्ट कितनी होगी 2100 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसके हिसाब से। और मेरे इनकम कितनी हो रही है? कहते 35 हो रही है। क्या मैं माइनस कर दूं? कहते नहीं अभी नहीं करना, कहते इसके ऊपर पहले तुम टैक्स दो। ये आपको कॉस्ट माइनस करने को देगी आने वाले कैपिटल गेन में से। कैसे मैम? सुनो, चलो एक ये इतना समझ में आ गया? कहते हाँ जी बिल्कुल आ गया। फिर भी कोई डाउट है ना बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन की मदद से आप सभी बच्चों के, जितने भी बच्चों के डाउट होने वाले सबके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया ये मिस्टर एक्स क्या चाह रहा है, क्या भाई 70 तो मैंने कंपनी ने बायबैक कर लिए, अब 70 में 200 में से 70 गए? कहते हाँ जी। 130 रह गए? कहते हाँ जी। अब मैंने क्या किया, इसमें से 80 शेयर और बेच दिए, मैंने खुद ने बेच दिए। मैंने क्या किया, मैंने खुद ने 80 शेयर बेच दिए, 200 में से इनका हिसाब हो गया, ठीक है, सॉरी इनका ऊपर का हिसाब हो गया, बाकी बचे 70 माइनस कर दूं तो मेरे पास 130 बच गए। 80 मैंने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। 80 सोल्ड करने के बाद मेरे पास बच गए 50। 80 मैंने बेचे कितने में? कहते हैं भाई मैंने तो 60 रुपए में बेचे हैं। कहते अच्छा, तो यहाँ पे 48 रुपए का गेन हो गया? कहते हाँ जी। तो अब जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ था ना, मींस की जो आपकी लागत आई थी, इस लागत को आप यहाँ से माइनस करते हो, मींस की आने वाले टाइम में माइनस करना है, ऑन द स्पॉट उसी टाइम माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे 2100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2700 रुपए आपका बैलेंस बच जाएगा। इस बैलेंस के ऊपर फिर आप क्या कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। इवन फिर भी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 2100 की बजाय यहाँ पे 5000 पूरा होता, 4800 आपके पास गेन है, तो बच गए 200, तो इसको 200 को नेक्स्ट ईयर में कर लेते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो अभी समझाया ना उसको पढ़ो। क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जो सेक्शन 115 क्या ए है
फिनेंस एक्ट 2014 के 24 के हिसाब से इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले प्रीवियस में क्या होता था, कंपनी को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था बायबैक के ऊपर, वो भी कितना 23.296, जिसमें कि सरचार्ज और सेस इसमें इंक्लूड थे। क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसको तो पूरे वे से एग्जम्प्ट किया हुआ है कि हाँ जी इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, सेक्शन 1034A के हिसाब से आपको छूट मिल रही है, ठीक है। बट जैसे ही अमेंडमेंट आई है, ठीक है, जुलाई 2024 में जो बजट आया था इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर क्या है, इनकम जो भी रिसीव होगी शेयर होल्डर्स को फ्रॉम द बाय बैक ऑफ एज अ डीम्ड डिविडेंड, क्योंकि देखो कोई भी चीज आपने इतने में खरीदी है तो कंपनी क्या करी है, आपको महंगे में, कंपनी आपसे महंगे में खरीद रही है, तो 20 रुपए आपका फायदा हो रहा है ना, तो आपको ये एज अ क्या माना जा रहा है, डीम्ड डिविडेंड माना है, कि कंपनी ने आपको क्या दिया है, डिविडेंड दिया है, ठीक है, एकदम से आपसे ले रही है तो इस चीज को आपको कंपनसेट किया गया है, ठीक है। और ये इनकम आपकी अंडर ही कैलकुलेट होगी, आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट है ना वो कैलकुलेट होगी। यहाँ पे तो क्या है, फिक्स था, कंपनी के लिए तो फिक्स था, 20% वो नॉर्मल फ्लैट रेट और 12% सरचार्ज और 4% आपका सेस था। कहते हैं हाँ जी, बट आपके हिसाब से तो आपके ऊपर तो स्लैब रेट लगेगी और ये जो इनकम है अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। कहते ओके, दैट मींस शेयर होल्डर कैन नो लॉन्गर क्लेम द डिडक्शंस ऑन द सेट ऑफ द कैपिटल लॉसेस अगेंस्ट द इनकम। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ले सकता है, बट ऑन द स्पॉट जो बायबैक का कंसिडरेशन है ना उसको एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। रिजल्ट क्या रहने वाला है, कैपिटल लॉस दैट कैन ओनली सेट ऑफ अदर कैपिटल गेन। आपको जो अदर कैपिटल गेन होने वाले मींस कोई भी अदर शेयर्स को आप सेल आउट करेंगे, जो आपके हमारे एग्जांपल में 80 शेयर मैंने 60 में बेचे थे 4800 रुपए, ये कैपिटल गेन था, यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कवर अप कर सकती हूँ। ये कब से स्टार्ट हुआ है, इफेक्टिव कब से हुआ है, फ्रॉम द अक्टूबर 1 2024 से। समझ में आया? बायबैक टैक्स बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, एग्जांपल्स मैंने दे दिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे, वैसे एग्जांपल कहाँ गया, दे रखा है नीचे, ठीक है। प्रायर द 2024 के बजट से पहले कैसा था वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर उस टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट था, बट कंपनी इस चीज को बोरो कर रही थी, बर्डन ये जो टैक्स का था कंपनी ले रही थी, बट ये रूल जो है ओल्ड हो चुका है। कब तक था? 30 सितंबर तक था। जैसे ही नया रूल आया है 1 अक्टूबर से वो नया रूल अप्लाई होने लगा कि हाँ जी आपके शेयर होल्डर्स ही क्या करेंगे, अब टैक्स देंगे, ठीक है। समझ में आया? ये पैराग्राफ अभी होल्ड कीजिए, मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको समझाया इसको मैंने एज इट इज इसमें भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। अच्छा, अब वही बात एज इट इज, वही बात मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि क्या मैम अब देखो आपका जो सिलेबस है ना बच्चों 2025 24-25 की बुक के अकॉर्डिंग है। आपके जो एग्जाम जो चेकिंग होंगे या फिर मैं कहूँ कि आपके जो क्वेश्चंस को जो आंसर की मार्कशीट आने वाली है, आंसर की आने वाली है, वो आपके पिछले प्रोविजन जो अप्लाई हो रहे हैं उसी के हिसाब से। मैंने आपको ये साथ साथ क्यों बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी में नई बुक भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दी कि टैक्स के अमेंडमेंट होने से पहले कैसा था कि कंपनी को पे करना पड़ता था, ये 23.296% समथिंग था, ठीक है, ये आपको कंपनी को ही पे करना पड़ता था। बट नए अमेंडमेंट आने के बाद कि 1 अक्टूबर के आने के बाद जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F आया है उसमें शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात की जा रही है कि अगर मैं अब वही बात आ जाइए, पीछे पीछे आ जाइए कि जो टैक्स की रेट जो है हमने डिसाइड की थी 23.296 जो है, ये कब तक करनी है? क्या अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, जिस दिन आपने बाय बैक किया है, बाय बैक किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने तो बाय बैक भाई आज जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से मैंने क्या किया है, बाय बैक करना शुरू कर दिया। कहते अच्छा, तो इसके विद इन 14 डेज में, इसकी 15 मार्च से पहले पहले आपको ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना जो बायबैक से हुआ है, ठीक है, इनकम से हुआ है, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा विद इन 14 डेज। अगर नहीं करवाया तो आपके ऊपर उसके ऊपर पर डे के हिसाब से 1% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो 1% इंटरेस्ट, हाँ जी 1% इंटरेस्ट लगेगा। और उसमें जैसे कि होता है ना कि चलो आपने 15 मार्च को आपने तक अप्लाई नहीं, मतलब सबमिट नहीं किया टैक्स, आपने कहा कि भाई मैंने तो 15 अक्टूबर को किया है, तो कितना महीने हो गया, ये देखो एक मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और यहाँ पे अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का इंटरेस्ट और 1% और जितनी अमाउंट थी
मैम 8 मंथ कहाँ से, या तो 15 अक्टूबर है, यही तो बात समझानी है। पार्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो भी कंसिडर द फुल मंथ, आपको पूरा मंथ उसको कंसिडर करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा तो 15 दिन का था, इवन आप यहाँ पे 1 अक्टूबर भी हो जाए ना, तब भी पूरा अक्टूबर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, बहुत हैवी पनिशमेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट कितना है आपको, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 क्या हुए 3 के हिसाब से ये बोला गया है कि आपको विद इन 14 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाई तो 115 क्या हो A4 के हिसाब से आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को फुल्ली कंसीडर किया जाएगा और आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने 1 जनवरी 2024 को क्या किया है, बायबैक किया था, तो जरूरी है कि आपको 15 जनवरी तक ये पैसे सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। कहते हैं अच्छा 10 करोड़ रुपए टू द शेयर होल्डर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सेबल कितना बनेगा, 20% 10 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग सब कुछ, एक्सक्लूडिंग द सरचार्ज अभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अभी नॉर्मल एग्जांपल दिया मैंने, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं 23.296 के हिसाब से, ठीक है। बट जो आपने पैसा है डिपॉजिट कब किया है, 20 मार्च को। अब यहाँ पे करना कब था, 15 मार्च को, 15 जनवरी को, बट किया कब है, 20 मार्च। कितने महीने लेट है आप, कितने महीने लेट है आप, 64 डेज लेट है। तो यहाँ पे 64 का कोई चक्कर नहीं है, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च पूरा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, डेफिनेटली पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 महीने का कैलकुलेट करके 1% इंटू 2 करोड़ इंटू 3 मंथ। अब देखो इंटरेस्ट के कितना बन गया आपको, 6 लाख बन गया विद इंटरेस्ट के, जो अरियर जो था ना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो चीजें बातें समझने की थी। एक तो 14 दिन आपको टाइम लेट नहीं करना, 14 दिन के अंदर अंदर ये इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरा क्या है, आपको पर मंथ इवन पार्ट ऑफ द मंथ कंसीडर करेंगे। अब देखो आपको 2 करोड़ तो देने ही देने दे, और 2 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, 6 लाख रुपए वैसे ही आपके बढ़ गए आपकी लेट पेमेंट के कारण, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी गया लेक्चर, बट ये वाला पार्ट नंबर 3 का, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आप कैसे करने वाले हैं, बायबैक ऑफ द शेयर के ऊपर जो कि कौन टैक्स देने वाला है, ये चीजें हमारी कवर हो गई।